हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम पाइल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि पाइल ग्रुप होता क्या है। पाइल ग्रुप मतलब एक नंबर ऑफ पाइल्स को, कितनी नंबर ऑफ पाइल्स बताता हूं मैं, पर नंबर ऑफ पाइल्स को हम इकट्ठा एज ए ग्रुप एक्ट कराने लग जाए, ठीक है, या कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाएं जिसकी वजह से नंबर ऑफ पाइल्स एज ए ग्रुप काम करने लग जाए, मतलब एज ए सिंगल एंटिटी काम करने लग जाए वो। अब ऐसा क्यों होता है आइए बताता हूं। पाइल्स जैसे कि आपको पता है या तो ड्रिवन हो सकती है या बोर्ड, ठीक है। बोर्ड पाइल्स में क्या होता है, एक प्री फॉर्म्ड बोर होल होता है, उसमें हम अपने पाइल को दर देते हैं और ऊपर से लोड लग जाएगा, दैट्स ओके, ठीक है। अब क्योंकि एक प्री फॉर्म्ड बोर होल होता है बोर्ड पाइल्स में, इसलिए रिलेटिवली हम सिंपल है हमारे लिए कि ऊपर से जब लोड लगेगा हम पाइल को कुछ इस तरीके से रखें कि लोड एक्सियली पाइल के ऊपर लगे, ठीक है। सिंगल पाइल इसलिए सफिशिएंट होगी। अगर हम बोर्ड पाइल्स की बात कर रहे हैं, लोड अगर आपके पास कम लग रहा है ऊपर से, ठीक है, आपने किसी वजह से पाइल प्रोवाइड की है, चाहे अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से प्रोवाइड की है, चाहे सॉइल ऐसा था या लोड ही कुछ ऐसा था कि आपको पाइल देने की जरूरत थी, ठीक है, तो लोड अगर सूटेबल है, मतलब पाइल जो सिंगल पाइल है वो अगर सूटेबल है, जो ऊपर से लोड लग रहा है उसको कैरी करने के लिए, तो सिंगल पाइल आपका काम कर देगी, ठीक है। हियर सिंगल पाइल may suffice if load is less because borehole is preformed। बोरहोल प्री फॉर्म्ड होता है, हम आसानी से बता सकते हैं कि अच्छा इस लोकेशन पे पाइल हमारी रहेगी जब लोड लगेगा। इसलिए बोर्ड केस में जब बोरिंग करके हम अपनी पाइल को रखते हैं, ऐसी बोर्ड पाइल्स में सिंगल पाइल सफिशिएंट हो सकती है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। बकायदा आपका लोड कम होना चाहिए, राइट नाउ। अब हम बात कर लेते हैं ड्रिवन पाइल्स की। ड्रिवन पाइल्स में ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि हम पाइल ग्रुप की सहायता ले ही पा रहे हैं, क्योंकि इधर तो मैंने आपको बताया सिंगल पाइल सफिशिएंट होगी, पर ड्रिवन पाइल्स में ऐसी क्या बात होगी, ऐसी ये बात होगी कि जब हम पाइल्स को ड्राइव कर रहे हैं ना, प्रेशर लगा के नीचे, या तो हैमर से या वाइब्रेशन से, जैसे भी कर रहे हैं, जब हम पाइल को ड्राइव कर रहे हैं ना, तो ड्राइव करते समय ऊपर से प्रेशर लगा के या वेट से ऊपर, मतलब पाइल को जबरदस्ती घुसा रहे हैं सॉइल में, तो एक लेटरली पाइल डिस्प्लेस हो सकती है। उस लेटरली डिस्प्लेस होने की वजह से पाइल में एक जब ऊपर से लोड लगा तो एसेंट्रिसिटी आ गई, लेटरली डिस्प्लेस होगी। लोड इधर लग रहा है, पाइल का सेंटर इधर है, एसेंट्रिसिटी आ गई। अब ये एसेंट्रिसिटी मूवमेंट क्रिएट करेगी, ठीक है। इन सभी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मूवमेंट आ गई तो पाइल ऐसे भी होनी चाहिए कि वो बेंडिंग मूवमेंट को रेस्ट करे। अगर हमने उस चीज को ध्यान में नहीं रखा और पाइल को बना दिया तो काम हमारा खराब हो जाएगा, राइट। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि ड्रिवन पाइल्स के केस में मिनिमम 3 पाइल्स को हम यूज करेंगे। इन तीनों पाइल्स को हम एज ए ग्रुप बना के इस तरीके से सॉइल में इंस्टॉल करेंगे कि जब ऊपर से लोड लगेगा इन तीनों पाइल्स के सेंटर पे लगेगा, तीनों पाइल्स के सेंटर पे एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों पाइल्स को रख दिया, एक इधर एक इधर एक इधर पाइल है, इस तरीके से इनको रखा कि लोड इसके इधर सेंट्रॉइड पे लगे, राइट। उससे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए एक पाइल थोड़ी सी डिस्प्लेस भी होगी तो दूसरी दोनों पाइल्स है ना हमारे पास, दे विल टेक केयर, ठीक है ना। सिंगल पाइल में कमी रह रही थी, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ 3 पाइल्स हमने ली, उनको पाइल कैप से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पाइल कैप क्या होता है, एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है जो इन तीनों पाइल्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, और कुछ नहीं, बस यही है वो, ठीक है। पाइल्स के ऊपर एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर लगा देते हैं जो इन तीनों को कनेक्ट कर देता है, उसको हम पाइल कैप का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो बस वो ही है कि मिनिमम 3 पाइल्स
हमें जरूरत पड़ेगी इसमें, राइट। सेंट्रोइड पे लगे, और इस तरीके से जब हम पाइल्स को अरेंज करेंगे तो ये पाइल ग्रुप का नाम कहलाएंगे, ठीक है। जब नंबर ऑफ पाइल्स इंस्टॉल की जाएं हमारे सॉइल में सच दैट दे एक्ट एज अ ग्रुप, उसको हम पाइल ग्रुप का नाम देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रिवन के केस में ही पाइल ग्रुप का इस्तेमाल होगा, नहीं। अगर बोर्ड पाइल में भी जो हमने प्री फॉर्म बोरहोल करके पाइल्स को रखा है उसमें भी अगर लोड ज्यादा है तब भी हमें नंबर ऑफ पाइल्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और जब नंबर ऑफ पाइल्स इंस्टॉल करी तो एज ए पाइल ग्रुप वो काम करेगी। हाँ, सॉइल की प्रॉपर्टीज और सॉइल पाइल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है वो डिफरेंट होगा ड्रिवन और बोर्ड के केस में। पर ड्रिवन में तो पाइल ग्रुप की नेसेसिटी है ही एज ए नंबर ऑफ 3 पाइल्स, पर बोर्ड के केस में पाइल ग्रुप डिपेंड करेगा कि ऊपर से लोड कैसा आ रहा है, मतलब मूवमेंट भी आ रही है या नहीं, मतलब लोड पे, मूवमेंट पे, सॉइल पे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कि हमको पाइल ग्रुप देना है कि नहीं। इसमें सिंगल पाइल भी काम कर सकती है, पर ड्रिवन में चाहे आपका लोड कम हो फिर भी आपको 3 पाइल्स तो देनी ही पड़ेगी एज ए पाइल ग्रुप एक्ट कराने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब पाइल्स को हम एज ए ग्रुप अरेंज कर देते हैं तो इस ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी कंपेयर टू जब पाइल्स इंडिविजुअली बिहेव कर रहे थे। इस चीज को कंपेयर करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसका नाम हम देते हैं ग्रुप एफिशिएंसी। ग्रुप एफिशिएंसी जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। इस ईटा की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं एज QUG डिवाइडेड बाय NQUP। QUG है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप, मतलब जो नंबर ऑफ पाइल्स एज ए ग्रुप काम कर रहे हैं। NQUP इज द सम ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल्स। मान लीजिए 4 पाइल्स हैं, इन चारों पाइल्स की इंडिविजुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी को मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा 4 इंटू QUP, तो मतलब N इंटू QUP। तो ईटा इक्वल टू QUG डिवाइड बाय NQUP हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जो ये बताता है कि जब पाइल्स को एज ए ग्रुप अरेंज किया उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही रही जितनी इंडिविजुअल पाइल्स की ऐड करके थी, बड़ी या कम हुई, राइट। तो ईटा इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 ये बताएगा कि पाइल्स को ग्रुप में अरेंज करने के बाद उनकी कैपेसिटी बड़ी, कम हुई या उतनी ही रही। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका सॉइल कैसा है। मान लीजिए मेरा एक लूज हैंड है, ठीक है। आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि आप रेगिस्तान में हो, ठीक है। जब आप रेगिस्तान में हो, आपने इस रेगिस्तान में पाइल को ड्राइव करना शुरू कर दिया। जब आप पाइल को ड्राइव कर रहे हो तब उसने सैंड को डेंस कर दिया, डेंसिफाई कर दिया। इस डेंसिफाई होने की वजह से 5 बढ़ गया 2 पाइल्स के बीच में, और जो ये 5 बढ़ा है ये पाइल लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी जब बढ़ गई तो QUG बढ़ गई कंपेयर टू NQUP। मान लीजिए मेरी 3 पाइल्स ही हैं, राइट, विच आर एक्टिंग एज ए ग्रुप। मिनिमम 3 पाइल्स तो चाहिए ना, तो 3 पाइल्स जब एज ए ग्रुप काम कर रही है तो 3 इंटू QUP वो थी। जब एज ए ग्रुप काम करा उन्होंने तो उनके बीच की जो सॉइल थी वो डेंसिफाई होगी। जब वो डेंसिफाई होगी तो QUG बढ़ गया, तो एफिशिएंसी उस केस में क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये डेंस सैंड होती। डेंस सैंड के केस में क्या होता कि जब आपने पाइल ड्राइविंग शुरू करी उसके पहले ही पास थे, अब पाइल ड्राइविंग से दूर जाने लग जाएंगे उसके पार्टिकल्स। जब दूर जाने लग जाएंगे तब उसका इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा तो
जब वो एज ए ग्रुप काम करेंगे तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब लोड कैरिंग कैपेसिटी एज ए ग्रुप कम हो गई तो एफिशिएंसी दैट विल बी लेस देन 1, राइट। अब कोई ऐसा भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है कि जिसपे पाइल ड्राइविंग से कोई इतना फर्क ना पड़े, लूज पास आ रहे थे, डेंस दूर जा रहे थे, कोई ऐसा भी बीच में कहीं एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है कि जिससे पाइल ड्राइविंग से कोई इतना फर्क ना पड़े एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे, उसमें इक्वल टू 1 भी आ जाएगी, राइट। तो सैंड के केस में हमने देख लिया कि डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सॉइल इट कैन बी लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, राइट। डेंस सैंड और सॉफ्ट क्ले में यह भी देखा गया है कि जब हम पाइल को ड्राइव करते हैं ना तो इन पाइल्स के जो बीच का सॉइल होता है वो उठ जाता है, राइट। वो उठ जाए, जब वो उठता है ना तब वो पाइल पे एक अपवर्ड ड्रैग क्रिएट करता है। जो पाइल पे एक अपवर्ड ड्रैग क्रिएट हुआ तो उससे पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, राइट। तो पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो जो QUG है वो कम हो जाएगा और एफिशिएंसी लेस देन 1 हो जाएगी, राइट। तो एक बात तो आपको साफ साफ यहां पे पता चल ही गई दैट टाइप ऑफ सॉइल कैसा होगा उस पे ये बहुत डिपेंड करेगा कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। इनमें से कुछ भी हो सकती है एफिशिएंसी, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल पे इस तरीके से ये डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, राइट। कि ये तो मैंने आपको बताया ना, ड्रिवन जब आपने करा तब ऐसा इफेक्ट पड़ा। अब ड्रिवन की बजाय अगर आप बोर्ड करते, एक प्री फॉर्म्ड बोरहोल बनाते और फिर आप अपनी पाइल को रख देते, उससे क्या होता, उससे सॉइल को इतनी डिस्टर्बेंस ना होती। जब सॉइल को इतनी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही तब जो उसका इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन था फाई, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, राइट। कोई इतना चेंज नहीं आएगा तो एफिशिएंसी जो QUG है उसमें इतना आपको इंक्रीज या डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली एफिशिएंसी, कहीं तो आप ड्राइव कर रहे थे, कहीं आप बोर करके अपनी पाइल को रख रहे हो, तो दोनों केस में एक वास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको कि एफिशिएंसी, जो ग्रुप एफिशिएंसी है वो कितनी है, राइट। तो मतलब मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन जो है ना, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन कि आपने पाइल को ड्राइव किया या पहले एक बोरहोल बना के फिर अपनी पाइल को रख दिया, इस पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि एफिशिएंसी कितनी आ रही है, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, राइट। मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन इस पे भी बहुत डिपेंड करेगा। कहीं ड्राइव करने से तो पाइल में इतनी डिस्टर्बेंस आई और कहीं आप पहले बोरहोल बना के फिर आप पाइल को रख रहे हो, राइट। तो ऑफ कोर्स बहुत फर्क पड़ेगा दोनों केसेस में। तो मतलब जो एफिशिएंसी होगी दैट विल वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, राइट। अब बात कर लेते हैं स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स की, राइट। स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स के ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है एफिशिएंसी, राइट। स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स, स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स। अब इस पे एफिशिएंसी कैसे डिपेंड करेगी, ये देखिए, मान लीजिए ये मेरी एक पाइल है, ये मेरी एक दूसरी पाइल है, ये मेरी एक तीसरी पाइल है, ठीक है। इनको मैंने जमीन में ऐसे गाड़ा हुआ है, ठीक है, जमीन में ऐसे मैंने इनको गाड़ दिया, ओके। अब क्या होगा, जब मैं इनके ऊपर लोड लगाऊंगा ना तो इनका जो स्ट्रेस है, जो इनके स्ट्रेस जोन्स है वो आपस में ओवरलैप करने लग जाएंगे। आप देख पा रहे हो, ऊपर से मैं लोड लगा रहा हूं जिसकी वजह से इनके जो स्ट्रेस जोन्स है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब क्योंकि इनके स्ट्रेस जोन्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो ये वाली जगह जो इनके इंटरसेक्शन में आपको दिख रही है ये ज्यादा स्ट्रेस हो रही है। इस हिस्से में जो सॉइल है ये ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो मतलब ये अब इतना लोड नहीं उठा पाएगा क्योंकि ये
इस पाइल से जो लोड आएगा उसको भी उठा रहा है, जो इस पाइल से आ रहा है उसको भी उठाएगा, राइट। ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, ये इससे भी उठा रहा है, इससे भी उठा रहा है। तो मतलब जो ऐसे बीच में सॉइल आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेस जोन क्या है, वो ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो शीयर स्ट्रेंथ है वो ज्यादा जल्दी रीच हो जाएगी, कम लोड पे ही रीच हो जाएगी, ठीक है। यही अगर मैं इनको थोड़ा दूर दूर रखता तो इनके स्ट्रेस जोन आपस में ओवरलैप ना करते, आपस में ओवरलैप ना करते तो जो इनके बीच का सॉइल है वो थोड़ा हेल्दी रहता, राइट, वो हेल्दी रहता और उसकी जो शीयर स्ट्रेंथ है वो आसानी से रीच ना करती, ठीक है ना। वो जब इंडिविजुअल पाइल के अकॉर्डिंग जो ऊपर से लोड लग रहा है उसका जो स्ट्रेस जोन बन रहा है इंडिविजुअल पाइल का, उस पर डिपेंड करता कि उस पे कितना लोड लग रहा है, ना कि इस चीज पे कि दोनों पाइल्स का ओवरलैप कितना हो रहा है, राइट, उसकी स्ट्रेस जोन कितनी ओवरलैप कर रही है, उस चीज पे डिपेंड ना करता, ठीक है। अब क्योंकि हमने इतना पास इनको लाके रख दिया है कि इनके स्ट्रेस जोन ओवरलैप कर रहे हैं और बीच वाला सॉइल ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो इसके ऑफ कोर्स जब हम ग्रुप एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तो जब ग्रुप एज ए ग्रुप ये पाइल्स काम करने लगेगी तो इनकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि जब हमने एज ए ग्रुप इनको रखा तो एक जो बीच वाला सॉइल है कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया, वो ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गया, तो इसकी जो ग्रुप एफिशिएंसी है वो लेस देन 1 होगी। यही अगर थोड़ा स्पेस करके इन पाइल्स को रख देते तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाती, राइट। अगर इनफ स्पेस इनके बीच में दे देते कि स्ट्रेस जोन ओवरलैप ना करते तो वो इक्वल टू 1 हो जाती, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पेसिंग होगी पाइल्स के बीच में वो लार्जली डिपेंड करेगी कि एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप, दिस एफिशिएंसी इटा, ये क्या है, राइट। तो आपको इस चीज से ये साफ साफ पता चल गया जो भी हमारी डिस्कशन हुई है कि टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन कैसा है, ड्रिवन बोर्ड, स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स कम है या ज्यादा है, उस पे ज्यादातर ये 3 फैक्टर्स होंगे जिस पे एफिशिएंसी डिपेंड करेगी, ज्यादातर ये ही 3 फैक्टर्स हैं, टाइप ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन एंड स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स। इन 3 फैक्टर्स पे मेनली हमारी ग्रुप एफिशिएंसी डिपेंड करती है, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्यू यूजी डिवाइडेड बाय क्यू यूपी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपसे रीजनिंग का इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन फैक्टर्स पे हमारी ग्रुप एफिशिएंसी डिपेंड करेगी, राइट। दिस इज अ रिलेटिवली न्यू एरिना जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं गए पर अब पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखना, राइट। नाउ अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइल्स अगर क्लोजली स्पेस्ड होंगी तो उनके स्ट्रेस जोन ओवरलैप करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो कम लोड पे ही फेल कर जाएंगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए IS 2911 पार्ट 1 में ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप कम से कम 2.5D की स्पेसिंग रखना फॉर पॉइंट बियरिंग पाइल्स, पॉइंट बियरिंग या एंड बियरिंग पाइल्स, जो मर्जी आप कह सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। पर अगर फ्रिक्शन पाइल हुई तो फिर कम से कम मिनिमम आपको 3D की स्पेसिंग रखनी पड़ेगी, किसके लिए, फ्रिक्शन पाइल्स के लिए। फ्रिक्शन पाइल्स या जिसको आप हैंगिंग पाइल्स भी कह देते हो, राइट, ये है मिनिमम स्पेसिंग। मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए ये IS 2911 के पार्ट 1 में ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि पॉइंट बेयरिंग पाइल्स के लिए 2.5D, फ्रिक्शन पाइल्स के लिए 3D, राइट। और इसमें एक एक्सेप्शन डाली हुई है, किसके लिए, लूज सैंड या फिल डिपॉजिट्स के लिए, क्योंकि उनमें तो जो लूज सैंड है या फिल डिपॉजिट्स हैं उनमें तो स्पेसिंग कम होनी कोई ज्यादा वो नहीं है, मतलब हमको नुकसान नहीं कर रही, क्योंकि वो तो लूज है। वो लूज होने की वजह से जब हम उनमें अपने पाइल को ड्राइव कर रहे हैं तो उनके बीच वाली सॉइल डेंसिफाई हो रही है, तो उनमें तो आप स्पेसिंग को थोड़ा कम भी कर दोगे तो चलेगा। तो उनमें
2D भी अगर आप स्पेसिंग कर दोगे देन इट विल बी फाइन, ठीक है। किन में? लूज सैंड या फिल डिपॉजिट्स में, लूज सैंड और फिल डिपॉजिट्स, क्योंकि उनमें तो जब हम पाइल ड्राइविंग कर रहे हैं तब पाइल ड्राइविंग इज हेल्पिंग अस, ठीक है। इसलिए उनमें थोड़ी कम स्पेसिंग भी हो, 2D भी हो, देन ऑल्सो इट्स फाइन। हाँ, बहुत कम नहीं करनी है आपने, क्योंकि फिर उसमें भी स्ट्रेस जोन ओवरलैप होने की वजह से सॉइल जल्दी फेल हो जाएगा। इसलिए उसमें हमने कम करी है पॉइंट बेरिंग और फ्रिक्शन पाइज, जो नॉर्मली पॉइंट बेरिंग और फ्रिक्शन पाइज में होनी चाहिए थी, उससे कम कर दी लूज सैंड या फिल डिपॉजिट्स के केस में। पर हाँ, ये कहा कि ओके 2D से कम मत करना, 2D तक कर दो, इट्स फाइन, ठीक है, पर इससे कम नहीं। इसमें ऑफ कोर्स जो D है, इन सारे फॉर्मूलाज में, इन तीनों फॉर्मूलाज में D इज शाफ्ट डायमीटर, ठीक है। जो शाफ्ट डायमीटर, जो हमारी पाइल का डायमीटर है, उसकी बात कर रहे हैं। पर अगर हमारी जो पाइल है वो सर्कुलर ना होके एक स्क्वायर हो, फिर क्या होगा? मान लीजिए एक स्क्वायर है पाइल, राइट, हमारी, उस केस में जो यहां पे 2.5D 3D 2D रेफर किया जा रहा है, वो है डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल फॉर दिस पाइल, ठीक है। मतलब जो ये हमारी स्क्वायर पाइल होगी, ठीक है ना, जो ये हमारी ऐसे स्क्वायर पाइल है, वो सर्कल जो इसको सर्कमस्क्राइब करे, आई एम नॉट एबल टू मेक द डायग्राम करेक्टली, तो पहले मैं सर्कल बना देता हूं, अब मैं इसके अंदर स्क्वायर बना देता हूं। तो इसका जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, उसका जो डायमीटर है, दैट इज बीइंग रेफर टू हियर एज 2.5D 3D और 2D। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमने अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी QU को निकालने के लिए यूज किया था। वहां पे हम B जो विड्थ थी उसको डायमीटर से रिप्लेस कर देते थे, अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पाइल की जगह पे हमारे पास सर्कुलर पाइल आ जाती थी, राइट। D और B वहां पे इंटरचेंजेबली हम यूज कर पा रहे थे। पर जब हमको 2.5D 3D 2D का यहाँ पे देखना है, दैट इज स्पेसिंग बिटवीन पाइल कितनी है, तब हमको जो D देखना है, दैट इज या तो सर्कुलर पाइल हो, देन इट्स फाइन, देन D इज डायमीटर। अगर सर्कुलर नहीं है, स्क्वायर है, तो जो डायमीटर और सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है वो आ जाएगा हमारे इस केस में D, राइट। डायमीटर और सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल क्या होगा? ये डायमीटर होगा सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का, ठीक है, ये D आ जाएगा। ये D क्या होगा? मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर का ए साइड होगी, तो 2A स्क्वायर क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू 2A स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर। यहां से आप D निकाल लोगे, ठीक है। D यहां से क्या आ जाएगा? √2, राइट। तो इस केस में जो डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है वो यहां पे यूज होगा इफ द पाइल इज नॉट सर्कुलर, राइट। अब जब भी हम अपनी पाइल्स को ग्रुप में रखेंगे, तब या तो वो एक सिंगल एंटिटी, सिंगल ब्लॉक की तरह फेल कर सकती हैं, या इंडिविजुअल पाइल फेलियर हो सकता है, राइट। मतलब या तो इनका ब्लॉक फेलियर हो सकता है, ब्लॉक फेलियर, या इंडिविजुअल पाइल फेलियर हो सकता है, इंडिविजुअल पाइल फेलियर। इंडिविजुअल पाइल फेलियर मतलब अलग अलग तरह, अलग अलग फेल कर रही है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ब्लॉक फेलियर मतलब एज ए सिंगल ब्लॉक, एज ए सिंगल आइडेंटिटी, एज ए सिंगल एंटिटी वो बिहेव कर रही है और फिर फेल कर रही है। ये कब होगा? एज ए सिंगल एंटिटी वो कब बिहेव करेंगी, मतलब एज ए ब्लॉक कब फेल करेंगी? जब उनके बीच में स्पेसिंग कम होगी, तभी उनके स्ट्रेस ओवरलैप होंगे, तभी वो एक ब्लॉक की तरह बिहेव करेंगी, राइट। मतलब ब्लॉक फेलियर तब होगा जब स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स इज लेस, व्हेन स्पेसिंग इज लेस। इंडिविजुअल पाइल फेलियर कब होगा? जब उनके स्ट्रेसेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे, और ये तभी होगा जब ये दूर दूर होंगी, क्योंकि जब पास होंगी तब तो इनके स्ट्रेस जोन्स आपस में ओवरलैप करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था।
हाँ अगर दूर दूर है तब नहीं करेंगे, राइट। मतलब इंडिविजुअल पाइल फेलियर तब होगा जब इनके बीच में स्पेसिंग ज्यादा है, व्हेन स्पेसिंग इज मोर, तब इंडिविजुअल पाइल फेलियर होगा, राइट। अब इंडिविजुअल पाइल फेलियर जब होगा, ये तो आपने देख लिया कि सिंगल पाइल की हम कैसे लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, राइट। तो फिर तो बस उसको n इंटू क्यू यूपी ही आपको करना है, देन द ग्रुप कैपेसिटी विल कम, राइट। पर अगर वो एज ए सिंगल एंटिटी बिहेव कर रही हैं, राइट, एज ए ग्रुप बिहेव कर रही हैं, मतलब उनका ब्लॉक फेलियर हो रहा है, तब हम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस ग्रुप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अब हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो पाइल ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हमने स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड्स पढ़े हैं उनकी मदद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पाइल ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो अभी हम देखते हैं। क्यू यू, राइट, दिस क्यू यू ये हमने देखा था क्ले के केस में, सीधा ही था, सीधा हम अल्फा मेथड डिस्कस करेंगे, लैम्डा मेथड इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अगर बाई चांस आ गया तो जैसे हम इसका डिस्कशन करेंगे वैसे आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो वो तो आसान ही होगा क्योंकि कंसेप्ट, बेस कंसेप्ट दोनों का सेम है। क्या? वो ये कि जब भी हम पाइल्स को ग्रुप में रखते हैं, राइट, ये रे मेरे पाइल्स, दिस इज माई पाइल, दिस इज माई पाइल, दिस इज माई पाइल, मान लीजिए 3x3 का ग्रुप ले रहा हूं मैं, या चीजों को डिफिकल्ट करने के लिए आपको मैं 3x4 का ग्रुप ले लेता हूं, ठीक है। मैंने चीजों को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए 3x4 का ग्रुप ले लिया। अब ये एज ए सिंगल एंटिटी बिहेव कर रहे हैं। अब जब ये एज ए सिंगल एंटिटी बिहेव करेंगे तो इनके अराउंड आप एक डॉटेड एक ब्लॉक बना सकते हैं ताकि एज ए ब्लॉक फेलियर हम इनको दिखा पाए, राइट। दिस इज अ ब्लॉक, ये अब हमने इनके अराउंड ब्लॉक क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो वो आपको आसान लगे, राइट। अब इनके बीच में मान लीजिए स्पेसिंग एस है, ठीक है, स्पेसिंग एस है, स्पेसिंग इज एस इन बिटवीन दीज, राइट, स्पेसिंग एस सभी के बीच में स्पेसिंग एस है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेना है कि जो भी हमारा ब्लॉक बना है उसके डायमेंशंस क्या होंगे। आपके जो पेपर होगा आपका उसमें स्क्वायर ग्रुप ही आपको दिया जाएगा, पर वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपको एक रेक्टेंगुलर केस दिया जा सकता है। उस केस में आपको सीधा ये कैलकुलेट कर लेना है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ कितनी है, राइट। अब क्योंकि हम लेंथ ऑफ पाइल को L से डिनोट करके आए हैं तो यहां पे हम जो हमारा पाइल ग्रुप बनेगा जब प्लान में देखेंगे तब तो कोई लेंथ या विड्थ नहीं ना बनी। जो लंबी साइड है उसको हम लेंथ कह देते हैं, जो छोटी साइड होती है उसको हम विड्थ कहते हैं। पर क्योंकि हम L साइन अडॉप्ट करके आए हैं जो पाइल की लेंथ है, इसलिए यहां पे हम एक साइड को B कह देते हैं, एक साइड को कह देते हैं B, दूसरी साइड को हम कह देते हैं B डैश, ये मान लीजिए B डैश है। तो अब हम देख लेते हैं B और B डैश क्या क्या होंगी। सबसे पहले B मेरे इस केस में B क्या होगी, B विल बी इक्वल टू ये एक स्पेसिंग, ये दूसरी स्पेसिंग, ये तीसरी स्पेसिंग, मतलब 3 टाइम्स S आ गया। S क्या है? स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स, 1 2 3। पर इसमें ये आधा डायमीटर इधर वाला रह गया, आधा डायमीटर जो यहां पे होगा हियर, ठीक है ना। एक ये स्पेसिंग हमने कवर कर ली, एक हमने ये स्पेसिंग कवर कर ली, 3 स्पेसिंग आ गई, पर आधा डायमीटर इधर का और आधा डायमीटर इधर का रह गया, तो उसको भी तो कवर करना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 3S प्लस
आधा प्लस आधा, फुल डायमीटर, सो 3s प्लस डी, बी होगा 3s प्लस डी। बी डैश क्या होगा मेरा, बी डैश विल बी डैश, इस बी डैश में दो तो एस आ गए, एक ये 2s हो गया, प्लस आधा इधर फुल डायमीटर 2s प्लस डी, तो बी आ गया 3s प्लस डी, बी डैश आ गया 2s प्लस डी। कब, जब मैंने एक 3/4 का पाइल ग्रुप ले लिया, राइट। तो जब मैंने बी निकाला तब मैंने देखा 1 2 3 4 पाइज थी, 4 में से 1 2 3 टाइम्स ही स्पेसिंग यूज हुई, पर उसमें ऐड मैंने कर दिया डी, राइट। 3 टाइम्स स्पेसिंग यूज होगी, उसमें मैंने डी ऐड कर दिया, तो मेरी एक जो मेरा यहां पे एक रेक्टेंगल बना था ब्लॉक, उसकी एक साइड आ गई मेरे पास। 4 थी, 4 के लिए 3s प्लस डी हुआ। इस साइड 3 है तो 2s प्लस डी हुआ। 5 होती तो 4s प्लस डी होता। 6 एक साइड होती तो 5s प्लस डी होता। मतलब अगर एक साइड m है, m पाइज है मेरी, तो m-1 इंटू s प्लस डी हो जाएगा। ये एक साइड की लेंथ आ गई, राइट। एक साइड की लेंथ ऑफ द पाइल ग्रुप क्रिएटेड जब हमने इंडिविजुअल पाइल्स को एज ए ग्रुप माना, राइट। तब m-1 इंटू एस प्लस डी, जब एक साइड की पाइज m है, तो अगर इस साइड 4 पाइज हैं तो 3s प्लस डी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस साइड जितनी भी पाइज है, मान लीजिए हमारे इस केस में 4 थी, तो स्पेस तो 3 ही बची ना। जितने भी पाइज हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो उसमें से एक कम होती है। 4 थी, 4 के लिए 3 स्पेस आई, 3 पाइज थी, 3 के लिए 2 स्पेस आई, राइट। अगर 2x2 का ग्रुप होता तो 2 पाइज होती, 1 स्पेस आती, और डी एक आधा इधर से एक पूरा बन जाता है, तो डी एंड में हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहां पे एक साइड में m हो, दूसरी साइड में मान लीजिए मेरे पास n हो, तो वो मेरा n हमने उसके लिए यूज किया, तो mn, राइट। आप कुछ और यूज कर सकते हैं यहाँ पे, n क्यों यूपी, क्योंकि हमने उसके लिए इस्तेमाल किया ना, तो MNOP, राइट। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या L, कुछ भी, L हमने उसके लिए इस्तेमाल कर लिया लेंथ के लिए, तो P मान लीजिए P पाइल्स हैं, तो p-1 इंटू एस प्लस डी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो रेक्टेंगुलर पाइल है उसके आप डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी एक साइड पे पाइल्स हैं उसको आप उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, उतनी टाइम स्पेसिंग आ जाएगी, प्लस डी एड में हो जाएगा एंड में, जो डायमीटर ऑफ पाइल है वो एक साइड की विड्थ या लेंथ जो भी आप कहना चाहिए वो आ जाएगी, ठीक है, जो भी हमारा एज ए ब्लॉक बन रहा है। दूसरी साइड की भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो स्क्वायर पाइल ग्रुप में से आते हैं, मतलब 2x2, 3x3, 4x4, राइट। ऐसे जो पाइल ग्रुप बन रहा हो, जो मैंने केस लिया है वो लिया 3x4 का, ठीक है। एक साइड 3 पाइल्स है, दूसरी साइड देयर आर 4 पाइल्स। अब इसमें ये तो आपको समझ लग गया कि कैसे हमको इस जो हमारा पाइल ग्रुप बनेगा उसकी डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जब हमने बी और बी डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो अब हम देखते हैं कि जो बेस एरिया है और जो शाफ्ट एरिया है वो क्या बनेगा। बी और बी डैश की हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई, राइट। अब बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया होगा डायरेक्टली जो प्लान में एरिया है वो ही बेस एरिया होगा। प्लान में सीधा सीधा आपको क्या नजर आ रहा है, क्या एरिया है, बी इंटू बी डैश, बी इंटू बी डैश।
अगर स्क्वायर पाइल है तो वो एक भी है दूसरी भी बी आ जाएगी, ठीक है, इक्वल होती है साइड्स, तो बी स्क्वायर हो जाएगा फॉर स्क्वायर पाइल, इट विल बी बी स्क्वायर फॉर स्क्वायर पाइल। अगर स्क्वायर पाइल है तो इट विल बी बी स्क्वायर स्क्वायर पाइल। आपके क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता है कि 16 पाइज हैं, उन 16 पाइज को स्क्वायर ग्रुप पैटर्न में हमने अरेंज किया हुआ, तो डायरेक्टली इसका मतलब होता है कि 16 का अंडर रूट क्या है 4, मतलब 4/4 के ग्रुप में हमने पाइज को रीअरेंज किया है। 9 पाइज हैं, उनको रीअरेंज किया स्क्वायर पाइल ग्रुप में, तो 9 का अंडर रूट 3 है टोटल, राइट। 3/3 का हमारे पास है पैटर्न। हो सकता है आपको दे दिया जाए 12 पाइज हैं, तो 12 पाइज को 3/4 के ग्रुप पैटर्न में हमने अपनी पाइज को रखा है, तो उसमें तो वही केस आ गया जो हमने बनाया हुआ है 3/4 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाइज बन गई, तो 3/4 के ग्रुप में आप रख सकते हो। ऐसे 5/4 का ग्रुप बन सकता है, कितना भी कैसे भी ग्रुप बन सकता है। तो हर बार आपको ऐसे ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी बनाया ना आपको समझाने के लिए, ऐसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए कि जो भी आपको दे दिया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए 16 पाइज का है, उसको स्क्वायर पाइल ग्रुप में रख दिया हमने, तो 16 को स्क्वायर में रखा तो मतलब 4/4 करना है, तो डायरेक्टली 4 में से 1 माइनस किया 3s प्लस डी, एक साइड आ गई, तो उसका बेस एरिया डायरेक्टली बी स्क्वायर, ठीक है। जो उसका शाफ्ट एरिया होगा वो क्या होगा, शाफ्ट एरिया, मान लीजिए मैंने अभी स्क्वायर नहीं, जो हम जनरल केस लेके चल रहे हैं उसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो क्या होगा, इसका बेस पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, शाफ्ट एरिया किसी भी चीज का हमको कैलकुलेट करना हो, पाइज कैसे भी रीअरेंज हो, वो कैसे भी उनका जो क्रॉस सेक्शन वो हो, तो उसका शाफ्ट एरिया जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कैसे करते हैं, बेस पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, पहले उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेस पेरीमीटर इसका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ इट्स साइड्स बी प्लस बी डैश, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी इसकी लेंथ होगी, जो भी हमारी ये पाइल का ग्रुप है उसकी जो भी लेंथ होगी वो ऑफ कोर्स इक्वल टू होगी जो सिंगल पाइल की लेंथ है वो ही पाइल ग्रुप की लेंथ होगी, तो उसको आपको एल से मल्टीप्लाई कर देना है, एल से, राइट, लेंथ ऑफ द पाइल ग्रुप, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना, आपका शाफ्ट एरिया आ जाएगा। अब यही 4/4 का था ग्रुप, राइट, जब टोटल 16 पाइल्स थी, तो 4/4 के केस में बी क्या आ जाएगा 3s प्लस डी, तो ए बी बेस एरिया तो आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, जो शाफ्ट एरिया है वो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी प्लस बी, ठीक है ना, स्क्वायर के केस में बी प्लस बी, तो ये आ जाएगा 4b इंटू एल, जो हम उस केस में करके इंडिविजुअल पाइल के केस में करके आए थे 4b इंटू एल, वो ही आएगा यहाँ पे। बस ये डिफरेंस है कि वहां पे एक पाइल ही स्क्वायर के पैटर्न में थी, यहाँ पे जो पाइल ग्रुप है वो स्क्वायर के पैटर्न में है। इस पाइल ग्रुप की पहले हमको साइड निकालनी पड़ेगी, फिर उस पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 4b इंटू एल, राइट। तो जब भी आपको पाइल ग्रुप का QUG निकालना है, QUG, राइट, अल्टीमेट ग्रुप लोड कैरिंग कैपेसिटी, जब भी पाइल्स ग्रुप की तरह बिहेव कर रही हैं तब उनकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है वो जब भी आपको निकालनी है, तो बेस एरिया और शाफ्ट एरिया आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले जो भी आपको शेप दी है या आपसे इनडायरेक्टली आपको बताई गई है, जैसे 16 पाइज को स्क्वायर में किया है तो इनडायरेक्टली आपको 4/4 का बता दिया ये होगा। तो जो भी आपको शेप दी गई है पाइल ग्रुप की, उसकी सबसे पहले आपको साइड्स कैलकुलेट कर लेनी है, साइड्स कैलकुलेट करके उसका आपको बेस एरिया और शाफ्ट एरिया कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे जब हमने प्रोसीड करना है तो सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अब ग्रुप पाइल के लिए लैम्डा मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आ गया तो जैसे इंडिविजुअल पाइल के लिए करते थे वैसे इसमें भी कर लेंगे,
ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, अल्फा मेथड से जो हमने कोहेसिव सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी डिटरमिन करी है, वैसे यहां पे भी करेंगे 9C इंटू ए बी प्लस अल्फा सी बार ए एस, ये कैलकुलेट किया था हमने। यहां पे भी सेम है, जो बेस एरिया और शाफ्ट एरिया क्या क्या लेना है ये मैंने आपको बता दिया। 9C ए बी में जो बॉटम पे कोहेजन होती है वो लेनी होती है, यहां पे भी वो है। सी बार एवरेज कोहेजन अलोंग द शाफ्ट होती है, यहां पे भी वो है। बस एक डिफरेंस है, वो ये है कि वहां पे हम अल्फा लेते थे, एडहेजन लेते थे, राइट। वहां पे अल्फा होता था एडहेजन, एडहेजन होता था बिटवीन पाइल एंड सॉइल, राइट। एडहेजन वो इसलिए था क्योंकि वो पाइल और सॉइल के बीच में था एडहेजन फैक्टर। यहां पे तो सॉइल और सॉइल की ही तो इंटरेक्शन है आपस में, राइट। आपस में ये मान लीजिए मेरा 3x3 का ग्रुप है, ठीक है, पाइल्स का। दिस इज माई 3x3 ग्रुप ऑफ पाइल्स। ये ऐसे एक ब्लॉक की तरह बिहेव करने लग गए, ठीक है, ब्लॉक की तरह बिहेव करने लग गए। तो यहां पे अल्फा, दिस इज बिटवीन सॉइल एंड सॉइल, यहां पे सॉइल और सॉइल के बीच में है, और सॉइल और सॉइल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाई। अल्फा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो कि एडहेजन को अकाउंट कर रहा था। यहां पे हमको वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेना है जो सॉइल और सॉइल के बीच के इंटरेक्शन को बताए, और वो हमको पता है दैट इज फाई, जो सॉइल का इंटरनल एंगल ऑफ रेजिस्टेंस है, राइट, फॉर फ्रिक्शन, वो यहां पे लेना है। तो कोहेसिव सॉइल के लिए सब कुछ सेम है, बस एक चेंज आपको करना है, रिप्लेस अल्फा विद 1। मतलब अल्फा को इक्वल टू 1 आप पुट कर दीजिए, क्योंकि अल्फा क्या था, अल्फा जो कोहेजन थी हमारे सॉइल की उसको एडहेजन में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। यहां पे तो एडहेजन है ही नहीं, यहां पे तो सॉइल और सॉइल के बीच की इंटरेक्शन है, तो एडहेजन फैक्टर हम क्यों इंक्लूड करेंगे, कोहेजन को कोहेजन ही तो रहने दो। तो एडहेजन को अकाउंट करने के लिए जो हम एक रिडक्शन फैक्टर लगा रहे थे उसकी यहां पे जरूरत ही नहीं है, यहां पे इसलिए कुछ रिडक्शन नहीं करेंगे कोहेजन को, यहां पे सीधा अल्फा इक्वल टू 1 पुट करेंगे, राइट। सेकंड कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए, कोहेजनलेस सॉइल्स या ग्रेनुलर सॉइल्स जो भी आप कह सकते हो, कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम, जो एंड बेयरिंग कैपेसिटी है उसको आप ए बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस जो स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी है उसको आप ए एस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो भी सेम है। बस इसमें भी एक चेंज है, वो क्या, वो ये कि जब हम शाफ्ट कैपेसिटी कैलकुलेट करते थे QSF, तब हम डेल्टा एंगल का यूज कर रहे थे, राइट। डेल्टा का यूज कर रहे थे ना, इस डेल्टा का। ये डेल्टा क्या बता रहा था, ये डेल्टा ये बता रहा था कि एंगल ऑफ एडहेजन क्या होगा बिटवीन पाइल एंड सॉइल, ये पाइल और सॉइल के बीच में एडहेजन का क्या एंगल होगा वो बता रहा था डेल्टा। पर यहां पे तो सॉइल और सॉइल के बीच के हमको देखना है क्या होगा एंगल, राइट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही तो होगा ये, यहां पे सॉइल और सॉइल के बीच की इंटरेक्शन है। जैसे कोहेसिव सॉइल में हमने जो हमारी पाइल है और सॉइल थी उसके बीच में जो एडहेजन थी उसको खत्म करके कोहेजन पे ले आए, वैसे डेल्टा जो कि एडहेजन का एंगल था उसको खत्म करके कोहेजन के एंगल पे ले आएंगे। दैट वी विल रिप्लेस, जो यहां पे डेल्टा था ना, डेल्टा, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस दिस डेल्टा विद फाई। वहां पे जो हम tan डेल्टा का इस्तेमाल कर रहे थे, tan डेल्टा इंटू एवरेज, जब हम QSF कैलकुलेट कर रहे थे, tan डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर इंटू AS इज शाफ्ट एरिया। बस यहां पे tan डेल्टा की जगह आप tan फाई यूज करना शुरू कर दो, बाकी सब कुछ सेम है। AB बेस एरिया शाफ्ट एरिया आपने कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको सिखा दिया,
ठीक है, जब एज ए ग्रुप बिहेव करेंगे। बाकी सारा फॉर्मूला ये सेम है, बस आपको tan डेल्टा को tan फाई से रिप्लेस कर देना है। जहां पे डेल्टा था ना, वहां पे आपको फाई का इस्तेमाल करना है। कोहेसिव सॉइल में जहां पे अल्फा था उसको 1 पुट कर दो। कोहेजनलेस सॉइल में या ग्रेनुलर सॉइल में जहां पे डेल्टा था उसको आप 5 पुट कर दो। बस अब मेन फिलॉसफी ये है इस डिस्कशन की कि अब आप पाइल और सॉइल के बीच के इंटरेक्शन को सॉइल और सॉइल के बीच के इंटरेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। मेन फिलॉसफी ये है, जो भी मैंने यहां पे लिखा है इसके पीछे की फिलॉसफी यही है कि आप पाइल और सॉइल के इंटरेक्शन को अब नहीं देख रहे, अब आप सॉइल और सॉइल के इंटरेक्शन को देखते हुए लोड कैरिंग कैपेसिटी को निकाल रहे हो। राइट, दिस इज द मेन थिंग हियर। अब इस कंसेप्ट के बेस पे ईएससी में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग पाइल ग्रुप। उसमें चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, वो न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि जब भी पाइल ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसको कैसे सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन कोहेसिव सॉइल से रिलेटेड है। राइट, कोहेसिव, यहां पे कोहेसिव क्ले लिखने का उतना अर्थ नहीं है बिकॉज क्ले इज कोहेसिव। कोहेसिव सॉइल्स अगर मैं लिखूं देन इट्स बेटर। दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद कोहेसिव सॉइल्स। पर हां, उससे आपको ये अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि कोहेजनलेस सॉइल्स के केस में ग्रुप कैपेसिटी कैसे निकालते हैं हम, कैसे ग्रुप पाइल से हमको डील करना होता है। हालांकि जो मैंने अभी तक डिस्कशन की उससे आपको क्लियर हो गया होगा, बट न्यूमेरिकल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। राइट, तो जैसे कि हम करते हैं, हमेशा से करते हैं, 5 सेकंड्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। ये 20 मार्क्स का ईएससी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो मैंने आपको कराया उसके बेस पे बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। राइट, तो ये क्वेश्चन आप करिए, उसके बाद मैं इसकी डिस्कशन आपके साथ करता हूं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन। अब ये डेटा हमको क्वेश्चन में गिवन है, जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन है मैंने उसको सीरियल वाइज लिख दिया है। जैसे जैसे डेटा गिवन है उसी ऑर्डर में मैंने इस डेटा को लिख दिया है। 4 टोटल पाइल्स हैं, और इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि इस चीज में आपको बिल्कुल कोई गलती नहीं करनी। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा जो भी ये पाइल्स हैं दीज आर फ्रिक्शन पाइल्स। इस चीज में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट, टोटल 4 पाइल्स है। मैं ऐसे ग्रुप में इस 4 पाइल्स को बना सकता हूं, बट मैं प्रेफर करूंगा, मैं चलो बना ही देता हूं इस 4 पाइल्स को ऐसे ग्रुप में। पर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप ऐसे ड्रॉ करके अपना टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। ये 4 पाइज कैसे अरेंज हैं इनका अर्थ तभी ज्यादा निकलता है कि अगर हमको इनकी साइड निकालनी हो। राइट, जब ये एज ए ब्लॉक फिल कर रहे हैं उसका हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, तो ऐसे टाइम वेस्ट करने के बजाय आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना। राइट, ऐसे इसके अराउंड एक ब्लॉक बना सकता हूं, फिर साइड निकाल सकता हूं, पर ऐसे आप अपना टाइम वेस्ट ना करें तो बेटर है। राइट, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चाहिए। एक पे भी कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। राइट, तो n इज इक्वल टू 4 ये हमको गिवन है। गामा दिया हुआ है, यूनिट वेट दिया 20.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अब जो ये गामा है ये एक्चुअली गामा सैचुरेटेड है, क्योंकि जो भी यूनिट वेट हमको डायरेक्टली अगर दे दिया जाए कि यूनिट वेट इतना है तो उसका मतलब होता है कि हमको बल्क यूनिट वेट गिवन है। और इस केस में क्योंकि ये एक कोहेसिव सॉइल है, आगे जो डेटा दिया है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इससे साफ ये जाहिर हो जाता है कि यूयू टेस्ट किया जा रहा है इस कोहेसिव सॉइल पे, और यूयू टेस्ट एक सैचुरेटेड क्ले पर ही किया जाता है। राइट,
और उसके साथ ही 20.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब जब इसका यूनिट वेट दे दिया, उससे भी ये बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि ये सैचुरेटेड यूनिट वेट है। हाँ, है ये बल्क यूनिट वेट, पर जो ये बल्क कंडीशन है ये एक सैचुरेटेड स्टेट है, क्योंकि सैचुरेटेड कंडीशन में हमारा जो यूनिट वेट होता है सॉइल का, दैट इज इन बिटवीन 20 टू 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको इन चीजों पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पेपर में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर क्योंकि मैं आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, तो इस क्वेश्चन के बहाने जो जो भी चीजें मैं आप तक पहुंचा सकता हूं वो मैं कोशिश करूंगा, राइट। तो गामा 20.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, इससे हमको क्या पता चल रहा है दैट गामा सैट हैज टू बी यूज्ड, और टोटल स्ट्रेस अप्रोच से ही हमको अनड्रेड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही हमको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हाँ, हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ा है वो टोटल स्ट्रेस अप्रोच से अनड्रेड कंडीशन से ही अपनी क्लेज को डील करना सीखे हैं, तो वो अकॉर्डिंगली हमने सीखा ही वो है, तो पेपर में ही वो पूछा जाएगा, दैट्स ओके। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे दी आपको 200 किलो पास्कल। अब इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो यूसीएस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही होती है। गलती से आप उसको एज ए कोहेजन यूज करके अपना क्वेश्चन गलत मत कर देना। जो भी आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी है उसको साथ ही आप कोहेजन में कन्वर्ट कर देना, जो कि इस केस में है, क्योंकि यूसीएस इक्वल टू 2c होता है, तो कोहेजन C विल बी हाफ ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि इस केस में 100 किलो पास्कल आ जाएगी। डायमीटर ऑफ द पाइल 300 mm आपको दिया है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.3 मीटर। लेंथ आपको 12 मीटर गिवन है, स्पेसिंग बिटवीन पाइल 750 mm गिवन है, इसको हम मीटर में 0.75 मीटर कन्वर्ट कर लेंगे। अल्फा एडहेजन फैक्टर आपको 0.6 दिए है। अब इस केस में आपको ये कहा गया है कि इंडिविजुअल पाइल फेलियर के लिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 यूज करना है, और ब्लॉक फेलियर के लिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 यूज करना है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब काम आएगा ये भी अब हम देखते हैं, पर पहले हमको कहा गया है कि पाइल की आपको कैरिंग कैपेसिटी बतानी है कि किसके लिए ये डिजाइन की जाएगी, राइट, आफ्टर यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऑफ कोर्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको गिवन है, तो अगर मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ूं तो वो ये है कि लोड कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप बेस्ड ऑन ब्लॉक फेलियर, जो फर्स्ट पार्ट है। नो, दिस इज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इंडिविजुअल पाइल फेलियर, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है, तो ऑफ कोर्स आपको सेफ क्यू सेफ निकालने के लिए बोला है। उसके लिए आपको पहले क्यू यूपी निकाल लेना है, उसके बाद आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के आप डेफिनेटली क्यू सेफ निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको कहा गया है कि जब पाइल्स इंडिविजुअली फेल करें तब उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी हमारे ग्रुप की। अगर मैं एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ूं तो लोड कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप लोड और बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पाइल फेलियर, जब इंडिविजुअली हमारी पाइल्स फेल कर रही है तब। आसान है, इंडिविजुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी आप निकाल लो, क्यू यूपी ये आप निकाल लो, उसके बाद इसको नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगी कि जब इंडिविजुअल पाइल फेलियर होगा तब हमारी ओवरऑल ग्रुप की कितनी कैपेसिटी होगी। इंडिविजुअल जो क्यू यूपी है, क्यू यूपी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको पॉइंट रेजिस्टेंस से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि क्यू यूपी ज्यादातर सिंपल इस्तेमाल किया जाता है अल्टीमेट पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी, राइट, क्योंकि कुछ लोग इसको पॉइंट रेजिस्टेंस से भी कंफ्यूज कर लेते हैं, बट क्यू यूपी हियर इज अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। नो, क्यू यूपी दिस विल बी इक्वल टू क्या है, ये कौन सी पाइल है, ये फ्रिक्शन पाइल। यहां पे आप एंड बियरिंग कैपेसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर वो आपको कैलकुलेट नहीं करनी क्योंकि फ्रिक्शन पाइल गिवन है आपको डायरेक्टली इसमें, क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं ये, इसलिए मैं आपको बारी बारी आप तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं कि आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन पाइल है या नहीं, राइट। तो क्यू यूपी क्योंकि ये फ्रिक्शन पाइल है तो अल्फा इंटू 9CAB तो खत्म हो गया, वो तो एंड बियरिंग के लिए था, सीधा अल्फा इंटू सी बार। सी बार कितना है 100 किलो पास्कल, यूनिफॉर्म क्ले है
तो एवरेज कोहेजन अलोंग द शाफ्ट उतनी रहेगी, कितनी, 100 किलो पास्कल। अल्फा सी बार ए एस सिंगल पाइल की बात हो रही है, सिंगल पाइल सर्कुलर है तो ऑफ कोर्स ए एस कितना होता है, पाई डी इंटू एल, लेंथ इज 12 मीटर। तो क्यू यू पी जो सिंगल पाइल की है रेजिस्टेंस, दैट विल कम आउट टू बी 0.6 इंटू 100 into pi into 0.3 into 12. This is 678.58. This is 678.58. अब जब एज ए इंडिविजुअल ये बिहेव करेंगी, ये तो सिंगल पाइल की आ गई, पूरे ग्रुप की कितनी आ जाएगी, n इंटू क्यू यू पी, एक की आ गई, टोटल 4 है तो 4 की आप निकाल लोगे, 4 इंटू दिस 2714.34 किलो न्यूटन, राइट। ये आ गया आपका एन क्यू यू पी। मतलब जब इंडिविजुअली पाइज फेल करें तब इतना होगा, बट दिस इज एन क्यू यू पी। पर आपको निकालना है कि आप डिजाइन किसके लिए कर रहे हो, डिजाइन आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के ही करोगे। तो डिजाइन जब इंडिविजुअल ये फेल करेंगी तब देन क्यू सेफ विल बी इक्वल टू एन क्यू यू पी 2714, जो ग्रुप कैरी करेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, 2714.34 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंडिविजुअल के लिए कितना है 2। अगर आपको एक ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया होता तब हम उसको ही इंडिविजुअल पाइल फेलियर और ब्लॉक फेलियर दोनों के लिए कंसिडर करते, पर अभी अलग अलग दिए हैं। ये बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेयर है इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, राइट। 20 मार्क्स ईएससी क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स अप टू 1357.168 आ रहा है, जब राउंड ऑफ करूंगा तो 0.17 किलो न्यूटन। ये आ गई आपकी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप जब पाइज इंडिविजुअली फेल कर रही है, ठीक है। अब सेकंड हमको पूछा गया है जब ब्लॉक फेलियर हो तब क्या आएगी ये क्यू सेफ। सिंपल है, हम एक साइड कैलकुलेट कर लेते हैं उस ब्लॉक की, स्क्वायर ब्लॉक है वो, राइट। टोटल 4 है तो 4 का √2 मतलब 2/2 का स्क्वायर ग्रुप पैटर्न में हमने अपनी पाइज को अरेंज किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स ओके। बी 2 पाइज है एक साइड में, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है 1 इंटू एस प्लस एंड में डी तो ऐड करते हैं, एस प्लस डी। एस हमारे पास है 0.75, डी हमारे पास है 0.3, 1.05 मीटर, ये आ जाएगा बी। और क्योंकि ये स्क्वायर पैटर्न है, मैंने आपको ज्यादा जनरलाइज्ड तरीका करा दिया था, ये स्क्वायर पैटर्न है, ज्यादातर स्क्वायर पैटर्न ही आए हुए हैं, शायद ही कोई रेक्टेंगुलर पैटर्न आया होगा, राइट। पर मैंने आपको मुश्किल इसलिए करा दिया ताकि आपको क्वेश्चन आसान लगे। नो बी इज एस प्लस डी। अब ए बी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ए बी विल बी स्क्वायर, सिंपली क्योंकि स्क्वायर है ये 1.05 स्क्वायर, इट विल बी 1.1025। इसकी वैसे जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चलो डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। ए एस भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ए एस क्या आ जाएगा 4b इंटू एल, राइट। तो डायरेक्टली अब तो आसान है ये, क्यू यू पी कैलकुलेट करना है, नॉट क्यू यू पी, क्यू यू जी रादर, क्योंकि एज ए डायरेक्टली हम क्यू यू जी ही कैलकुलेट करेंगे। क्यों, डायरेक्टली एज ए ब्लॉक फेल कर रहे हैं, एज ए सिंगल एंटिटी फेल कर रही है ये। तो 9CA भी वो तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन पाइल ग्रुप पे, राइट। तो सीधा अल्फा सी बार ए एस वो आना था। अल्फा की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, जब एज ए ब्लॉक फिल करें तो सॉइल और सॉइल के बीच में इंटरेक्शन हमको देखनी है, जिसकी वजह से अल्फा जो रिडक्शन हम यूज कर रहे थे एडहेजन को कोहेजन में कन्वर्ट करने के लिए वो नहीं लगेगी। अल्फा विल बी इक्वल टू 1, तो अल्फा 1 अल्फा इंटू सी बार इंटू ए एस, सी बार की वैल्यू 100,
ए एस हमारे इस केस में कितना आएगा, जब ये एज ए ब्लॉक फिल कर रहे हैं 4b इंटू एल। 4b, ए बी की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी कि ये हमने वैसे ही कैलकुलेट कर लिया, तो दिस वॉज नॉट नीडेड। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने कैलकुलेट कर लिया तो कर लिया, दैट्स फाइन। 4b, b इज 1.05 इंटू लेंथ, लेंथ है हमारी 12 मीटर, तो यहां पे सी बार इंटू ए एस आ गया, ये आ जाएगा हमारा क्यू यू जी। यहां पे इस केस में पहले हमने सिंगल पाइल की निकाली, फिर उसको नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई कर दिया ग्रुप की निकालने के लिए। यहां डायरेक्टली हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट? डायरेक्टली 100 इंटू 4 इंटू 1.05 इंटू 12, 5040 किलो न्यूटन। अब इस पे जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे तो क्यू सेफ विल बिकम इक्वल टू डिवाइड बाय 3, 1680 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लगाना था ऑफ कोर्स, राइट? तो क्यू यू जी बाय 3 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3 फॉर ब्लॉक फेलियर। दिस वाज सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज डिजाइन लोड कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप। डिजाइन लोड कैपेसिटी, दिस इज सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट डिजाइन लोड कैपेसिटी। अब जब आपने डिजाइन करना है तब आप क्या देखोगे, जब इंडिविजुअली फेल कर रही हैं तब इतना आ रहा है, जब एज ए ग्रुप कर रही हैं तब इतना आ रहा है। आपने कौन सा देखना है, जो कम आएगा आपने वो देखना है, राइट? क्योंकि जब मतलब इसके लिए अब हम डिजाइन कर ले तो इसके लिए तो ऑफ कोर्स सेफ हो ही जाएगा, राइट? हमको कम वाली वैल्यू उठानी होती है, कंजर्वेटिव साइड वाली। तो कंजर्वेटिव साइड वाली यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे जो ये कहा गया है इट इज डिजाइन लोड कैपेसिटी। डिजाइन लोड कैपेसिटी वो ऑफ कोर्स आएगी जो इन दोनों में से कम है। डिजाइन हम कम वैल्यू के लिए करेंगे, राइट? जो इन दोनों में से कम है 1357.17। इस चीज को हम ध्यान में रख के चलेंगे, राइट? कि इससे ज्यादा लोड ना आप दे दें, क्योंकि अगर इससे ज्यादा आपने दे दिया, मान लीजिए 1400 दे दिया, तब इसमें तो आपका फेल कर जाएगा। इट विल नॉट फेल नहीं करेगा, सेफली कैरी नहीं करेगा। इसमें तो चाहे पास हो जाएगा, 1400 अगर इधर हो इसमें तो पास हो जाएगा, पर इसमें पास नहीं करेगा अगर इंडिविजुअली फेल करने लग जाए। हम क्या चाहते हैं कि दोनों में पास करें। दोनों में ये तभी पास करेगा जब 1357.17 या उससे कम लोड लगे, ठीक है? तो हम ये बताएंगे डिजाइन करते वक्त कि आपकी जो कैपेसिटी है वो इतनी ही है, 1357.17 किलोमीटर, राइट? तो इसी से हमारा जो पाइल ग्रुप का केस है वो हमने कर लिया है, राइट? एफिशिएंसी जो मेनली स्टैटिक या एनालिटिकल मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं वो हमने कर ली है। अब अगली क्लास में एक और फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का, बाय कन्वर्स लैबेर्स फॉर्मूला। उससे हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, उससे एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, देन वी विल प्रोसीड फर्दर, राइट? थैंक यू वेरी मच।